नमस्कार, मैं कीर्ति धोलेरा से। आज हम बैठे हैं धोलेरा पे डिस्कशन करने। आपको पूरा धोलेरा एक्सप्लोर कराते हैं। आप हमारे साथ बैठे हैं सौरभ जी और आपको वो पूरा धोलेरा एक्सप्लोर करेंगे। आप मिल सकते हैं। हमारे जो भी सवाल हैं आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा कि हमारे धोलेरा एक्सप्लोर में आप अगर धोलेरा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप मिलते हैं सौरभ जी से। नमस्कार कीर्ति जी। मैं सौरभ, मैं एमपी इंदौर से हूँ और यहाँ करीब धोलेरा जो है मैं साल भर से जुड़ा हूँ धोलेरा प्रोजेक्ट से और ये मेरे को प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए इसमें मैंने का इंटरेस्ट लिया और इसमें काफ़ी डीप स्टडी करी। तो जो मेरी स्टडी है वो आज मैं आपके और आप अपने सब व्यूअर्स के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि धोलेरा एग्जैक्टली है क्या। और जिस तरह से मोदी जी 2047 की बात करते हैं तो धोलेरा एक प्रकार से क्या रोल प्ले करेगा, तो उस पर आज हम डिस्कस करेंगे दोनों मिलकर के। सो आप पूछ सकते हैं, आपके सवाल क्या हैं। धोलेरा में जो सोलर पावर का काम चल रहा है उसका रीज़न जान सकते हैं कि क्या है? धोलेरा में जो सोलर पार्क है बेसिकली जो है धोलेरा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है। इसमें 4 कनेक्टिविटी है, मतलब आपका रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट एंड एक्सप्रेसवे। ये 4 कनेक्टिविटी के कारण यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा है। इस इंडस्ट्रियल हब के लिए बेसिकली क्या हो रहा है कि आपको जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की, वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्टिंग अगर कम हो तो इसके लिए सोलर पार्क जो है उन्होंने ग्रीन एनर्जी प्लान करा है गवर्नमेंट ने। ग्रीन एनर्जी ऐसा है कि इसमें जो सनलाइट से हम लोग एनर्जी लेंगे और वो एनर्जी जो है वो उनको इंडस्ट्री को देंगे। और यहाँ पे जो सोलर पार्क में जो जनरेशन होगा डे लाइट में, उसको जो है वो एक बैकअप प्लान भी दिया है यहाँ पे धोलेरा में। और नाइट में भी जो है इंडस्ट्रीज़ प्लस यहाँ के जो विलेजेस हैं या जो गांव है उनको भी वो लाइट सप्लाई करेंगे। सो इस टाइप से ये सोलर पार्क जो है बनाया जा रहा है और ये काफ़ी बड़ा सोलर पार्क है। ये मतलब 5000 मेगावाट में बनाया जा रहा है और 5000 मेगावाट मतलब इतना जितना एक बिहार को बिजली चाहिए होता है एक स्टेट को, उतना तो केवल धोलेरा को दिया जा रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है वो 3 शिफ्ट में चलती हैं। सो यहाँ पे कंजम्पशन जो लाइट का वो ज़्यादा है। अब इसमें जो है टोरेंट कंपनी जो है वो इसमें बैकअप प्लान भी दे रही है और वो बैकअप प्लान जो है अभी 2 टोरेंट के जो बैकअप प्लान्स हैं वो ऑलरेडी 66 केवी और कुछ केवीएस के जो प्लांट्स हैं वो ऑलरेडी एक्टिव हैं और एक उनका सेटअप और तैयार हो रहा है। तो इस टाइप से जो है इसको मतलब बनाया जा रहा है। और टाटा का जो रिन्यूअल फैक्ट्री है उसने यहाँ पर पे ऑलरेडी 300 मेगावाट का सोलर प्लांट जो है वो ऑपरेशनल कर दिया है। और जो कि अगर आप बात करें तो 1720 एकड़ में जो है वो फैला हुआ है। और अगर हम बात करें तो ये 2 फेज़ में सोलर पार्क बन रहा है, जिसमें कि पहला जो फेज़ है उसमें आपका 2000 हेक्टेयर का जो लैंड है वो लगेगा और सेकंड फेज़ में जो है ये गवर्नमेंट ने टोटल जो लैंड मतलब वहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात के पास जो है कोस्टल एरिया, उसके लिए उन्होंने लैंड लिया है। क्योंकि कोस्टल एरिया इसलिए लिया गया है कि वहाँ के आप कोई कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते और वहाँ ज़मीन थोड़ा नरम रहता है, पर सोलर पार्क के लिए वो बेस्ट है करके। तो उसको लैंड गवर्नमेंट जो है पूरा तैयार करके दे रही है। और यहाँ पे अभी जो है आपका जो है इस लैंड में मतलब अगर इसकी हम बात करें टोटल लैंड की तो ये 11000 हेक्टेयर की ज़मीन है टोटल करीब। और इसका मतलब हुआ आपका 27,181 एकड़ लैंड मतलब। तो इस टाइप से जो है पूरा लैंड है करके। और इस लैंड पे पूरा सोलर पार्क जो है वो बनाया जा रहा है। और अगर हम इसकी बात करें तो
अभी मतलब 300 मेगावाट का अगर हम सोलर पार्क देखेंगे तो वो इतना ह्यूज दिखता है कि मतलब एक सिरा से दूसरे सिरा हमको पता नहीं पड़ता करके। तो अगर अब जब ये पूरा 5000 मेगावाट मतलब कि 5 गीगावाट तक का अगर हम सोलर जब हम पूरा ऑपरेशनल कर देंगे इस लैंड में, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये अपने आप में एक सोलर सिटी ही बन जाएगा पूरा। एक उसका मतलब काफ़ी बहुत हो जाएगा, मतलब पूरा सोलर पार्क जिसे हम कह सकते हैं, वो पूरा सोलर पार्क जिसको लोग व्यू करने भी आएंगे एक इन फ्यूचर। सो इस टाइप से जो है सोलर पार्क हो रहा है। तो इसमें डिफरेंट कंपनीज भी पार्टिसिपेट करेंगी। अभी तो टाटा कर ही रही है, और भी इंडस्ट्रीज आएंगी। थैंक यू हमें जानकारी देने के लिए। अब हम बढ़ते हैं। सौरभ जी, दूसरा सवाल हमारा ये है आपसे कि सेमीकंडक्टर चिप क्या है और पीएम मोदी इसे डिजिटल डायमंड क्यों कहते हैं? और अश्विनी कुमार वैष्णव जी जो हैं वो इसे चिप बनाने को चावल के दाने के बराबर किस लिए वो करते हैं? कुछ आप इस पे हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं? चिप के अगर हम बात करें तो चिप जो है वो 3 स्टेजेस में बनती है। पहली होती है डिज़ाइनिंग, सेकंड होती है आपकी लिथोग्राफी, और तीसरा होता है जो आपका वो होता है मतलब पैकेजिंग और टेस्टिंग एंड पैकेजिंग, जिसे ओसेट कहते हैं। हमारे पास आज के वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 चीज़ों की फैसिलिटी तो इंडिया में अभी भी है, वो है फर्स्ट एंड थर्ड की, मतलब कि डिज़ाइनिंग एंड ओसेट फैसिलिटी, मतलब टेस्ट असेंबलिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी। जो सेकंड वाली जो प्रोसेस है वो होती है लिथोग्राफी। लिथोग्राफी जो प्रोसेस है वो अभी सब चिप बनाने की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे चिप बनाई जाती है। बट जो हमारे इंडिया में 1984 में चंडीगढ़ में एक सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड हुआ करता था, जिसमें हम लोग चिप मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो उसमें जो है 5000 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर तक की उस समय की सबसे उन्नत तकनीक जो मानी जाती थी उसका हम उपयोग करते थे। उस समय चाइना, जापान उस क्षेत्र में नहीं आए थे, उस समय प्रोडक्शन में नहीं आए थे जो हम लोग थे बेसिकली। तो अब वो उस दुर्भाग्यवश की बात ये रही कि 1987 के ईयर के आसपास वो सेमीकंडक्टर चिप जो थी पूरी, उसमें आग लग गई, और उसके बाद किसी सरकार या किसी ने उसको सीरियसली वापस से चालू करने का नहीं सोचा, तो वो जो ट्रेन हमसे छूट गई थी, तो आज हम 2 दशक के लगभग बाद वापस से वो ट्रेन हम पकड़ रहे हैं, और अब नई रफ्तार के साथ और नई टेक्नोलॉजी के साथ हम इसको अडॉप्ट करते हुए चल रहे हैं, जो कि डिमांडिंग है अपने नए मार्केट के हिसाब से। उस अप टू डेट के साथ हम अब तैयार हो रहे हैं। तो इसमें जो है अश्विनी वैष्णव जी जो अपने जिनके पास 3 मंत्रालय हैं करके, वो उनके अनुसार जो है चिप जो है बेसिकली एक चावल के दाने में जिस तरह से हम नाम लिखते हैं, तो उनके हिसाब से रामायण, महाभारत, सारे वेद, पुराण, और आप उसमें जो है ये सारी चीज़ें अगर लिख दें तो उतना बारीक काम चिप में होता है। मतलब एक चावल के दाने में नाम लिखना ही कितना मुश्किल हो सकता है, आप ये समझ सकते हैं। तो इतना सारा एक दाने में लिखना, मतलब वो चिप मैन्युफैक्चरिंग, वही हमेशा बोलते हैं। और प्रधानमंत्री जो पीएम मोदी जी हैं, इसे जो है वो डिजिटल डायमंड्स बोलते हैं। बेसिकली क्या है कि क्रूड ऑयल आप अभी जो चल रहा है आप देख रहे हैं, क्रूड ऑयल और ये जो चीज़ें का पेट्रोल है, तो एक रिसर्चर्स के अनुसार ये 10-15 साल है ऑन अर्थ, इसके बाद इन सब की शॉर्टेज होने वाली है। तो इसके लिए ही सभी लोग ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उसमें सब शिफ्ट हो रहे हैं। अब इसके कारण, शिफ्टिंग के कारण, आप जितने भी आज की तारीख में हमारे लैपटॉप से लेकर के मोबाइल चार्जर से लेकर के एनी जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और आइटम्स हैं, उसके लिए हमें जो है वो
चिप का रिक्वायरमेंट होता है, उन सब में चिप लगती है डिफरेंट नैनोमीटर की, उस सब की। तो वो उस चिप के प्रोडक्शन जो है वो वर्ल्ड में केवल 4-5 लोग करते हैं, जैसे कि यूएसए, साउथ कोरिया, ताइवान, जापान और चाइना। ये 4-5 जो है पूरे वर्ल्ड को जो है चिप प्रोडक्शन करके देते हैं। अब भारत का भी इसमें नाम जोड़ने जा रहा है कि भारत भी अब प्रोडक्शन करके देगा, करके चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करेगा। इसके लिए टाटा कंपनी ने जो है PSMC कोरिया के साथ 91,000 करोड़ का धोलेरा में सेटअप प्लान करा है। और अभी रिसेंटली जो है ASML जो है नीदरलैंड की जो कंपनी है, उसके जो मशीनरी है जो कि सबसे फाइनेस्ट चिप बनाती, जो 2 नैनोमीटर तक की चिप्स बनाती हैं, उसको भी जो है अपने प्रधानमंत्री जी ने झंडी दे दी है कि उसका सेटअप मतलब उसको जो इक्विपमेंट को, वो मशीनरी इक्विपमेंट को यहाँ सेट किया जाएगा धोलेरा में, और उसको चिप प्रोडक्शन को हम जो अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। वैसे 2 नैनोमीटर की चिप्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, और जितने नैनोमीटर्स, अगर 120 नैनोमीटर तक की, 130 नैनोमीटर की चिप्स की रिक्वायरमेंट होती है आजकल सब जगह, बट 28 नैनोमीटर की रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है करके। वो उसका प्रोडक्शन जो है टाटा यहाँ पे प्लान कर रहा है चिप मैन्युफैक्चरिंग का, और वो मशीन पूरे वर्ल्ड में ASML ही सप्लाई करता है, जिसकी कॉस्टिंग है 3,000 करोड़ रुपीस की उस मशीन की। और उसके नीदरलैंड में उस मशीन का कॉम्प्लिकेटेड इतना है, उसकी चाइना ने भी आज तक कॉपी नहीं कर पाया। केवल रीज़न एक ही है उसका, वो ये कि उसमें जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उसके चेन सप्लायर 800 हैं नीदरलैंड में, 800 चेन सप्लायर्स। आप इससे समझ सकते हैं कि वो मशीन कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब उसका एक अगर इक्विपमेंट ख़राब होगा तो वो ही चेन सप्लायर उसको रिपेयर करके दे सकता है। ऐसे 800 चेन सप्लायर्स हैं। ये मशीन जो है वो आएगी इंडिया में, और इस टाइप से ये मशीन ऑपरेशनल होगी यहाँ पे। अब अगर हम इसको और डिटेल में समझते हैं कि ये अगर मान लीजिए ये चिप प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो हमको GDP या क्या ग्रोथ मिलेगा करके, तो मैं एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ। जैसे कहा गया कि अभी 50,000 फैब जो चिप्स बनेंगी पर मंथ करके। जो एक फैब है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे एक डिस्क होती थी, CD डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे कहते हैं। वो कॉम्पैक्ट डिस्क में आप ऑडियो फाइल डालेंगे तो समझो 100-600 फाइलें आ जाएंगी ऑडियो, और आप टेक्स्ट फाइल डालेंगे तो 1000 आ जाएंगी, कॉपी हो जाएंगी उतनी, समझो 1 GB की कॉम्पैक्ट डिस्क से मान लें, या जो भी, उतनी आ जाएंगी। परंतु आप अगर वीडियो फाइल्स डालेंगे तो वो 100 आएंगी। सेम ही अगर हम 2 नैनोमीटर की चिप्स लेंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएंगी, अगर हम 80 नैनोमीटर या 100 नैनोमीटर की चिप्स लेंगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। उतनी ही 12 इंच की जो 300 mm मतलब 12 इंच की वो डिस्क रहेगी, और उसमें जो है वो आपका वो बने चिप्स जो है एम्ब्रोस होगी पूरी, मतलब उसके फिर ओसेट में जा कर के डिवाइड करके और सेपरेट की जाती है, और उसी में टेस्टिंग होती है कि चिप्स कैसी क्या है। ये जो चिप्स हैं वो पूरी यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। अब इसका जो ग्लोबल मार्केट पे या इंडियन मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आपका महीने में जो है चिप्स की अगर मैं बात करूं मान लीजिए, तो इसमें आप ऐसा समझ सकते हैं कि 5,000 से लेकर 10,000 चिप्स जो हैं एक दिन में प्रोडक्शन होगी मान के चलें। तो 50,000 चिप्स जो हैं आपकी मतलब चिप्स जो होंगी प्रोडक्शन, तो उसमें आप ये मान के चल सकते हैं कि 50,000 चिप्स इंटू 5,000 चिप्स करें तो 25 करोड़ चिप्स जो है वो पर मंथ प्रोडक्शन होंगी। और इसको अगर हम साल में लेके जाएं तो 300 करोड़ चिप्स पर ईयर प्रोडक्शन होगी। और एक जो 28 नैनोमीटर की चिप्स की आज की जो कॉस्ट है वो है ये है
3.7 लाख रुपीस, अगर मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ लगभग इतना होता है। और इसका अगर मैं जो मंथली रेवेन्यू निकालूं तो मतलब हो गया 200 मिलियन यूएस डॉलर, 2000 मतलब 200 यूएस मिलियन डॉलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1700 करोड़ रुपए। और अगर साल की बात करूं तो ये 22,000 करोड़ पर एनम पे जाएगा करके। तो इस टाइप से एक पूरे होल वर्ल्ड की जो चेन सप्लाई को हिलाने के लिए फिगर्स बहुत काफ़ी हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात आसाम में और आपके सनाड में जो है गुजरात में, यहाँ पे 2 ओसेट के जो प्लांट्स इस्टेब्लिश किए हैं उनकी कैपेसिटी इस प्रोडक्शन से ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि अभी जो है वो ये 3 फेज़ में टाटा इंडस्ट्रीज़ जो है वो अपना प्लांट सेटअप कर रही है। ये तो फर्स्ट फेज़ चल रहा है, इसके बाद सेकंड और थर्ड फेज़ है। तो वो टेस्टिंग फैसिलिटी तो अभी फुलफिल हो जाएगी इन फ्यूचर, आप ये समझ सकते हैं। तो इस टाइप से जो है सेमीकंडक्टर चिप का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है। तो और ये काफ़ी ग्रोथ करेगा इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, ये काफ़ी वो रहेगा। वेरी गुड, आपके आंसर जान के हमें बहुत ही अच्छा लगा। धोलेरा में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी सौरभ जी आपसे मेरा एक सवाल और है कि जो लोथल है वो धोलेरा से लिंकअप क्यों है, मतलब ऐसा क्या है और क्यों वो धोलेरा से लिंकअप कर रहा है। गवर्नमेंट से भी काफ़ी मतलब सुनने में आ रहा है, मोदी जी धोलेरा एंड लोथल दोनों को ही देख रहे हैं, वो आप हमें कुछ बता सकते हैं। बेसिकली जो लोथल है ये 4,500 साल पहले यहाँ पे पोर्ट हुआ करता था लोथल पे। और कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को रिवाइव कर रहा है, तो ये रिवाइव वाली ही बात चल रही है। तो यहाँ पे एक सिविलाइजेशन, जो ओल्ड सिविलाइजेशन यहाँ पे रहती थी और इसका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से काफ़ी कनेक्टेड रहा है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जो आज भी उस समय के घर और उस समय के हिसाब से बहुत अच्छे प्लानिंग में जैसा सिटी प्लान होना चाहिए था वो वैसा नाली वगैरह सब बनी हुई है, ड्रेनेज की लाइन और वो सब पूरा। मतलब उस समय भी हम लोग काफ़ी एडवांस थे, अगर दुनिया में अगर हम बोलें तो काफ़ी एडवांस थे हम। और यहाँ से बाकायदा व्यापार होता था, समुद्र के रास्ते ही पहले व्यापार चलता था। पहले प्लेन तो होते नहीं थे, तो समुद्र के रास्ते ही व्यापार होता था और एक देश से दूसरे देश कनेक्ट रहते थे। सो लोथल जो है वहाँ पे काफ़ी मतलब मुद्राएं, टकसाल का भी काम होता था और लेन देन के थ्रू भी व्यापार हुआ, सब कुछ हुआ करके। अब जो है धोलेरा से इसका लिंकअप इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसको एक तो वर्ल्ड मैरीटाइम जो है प्लेस माना गया है इसको। और इसमें जो गवर्नमेंट है इस 400 एकड़ के लैंड में एक जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना रही है, जिसे मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि NMHSC जो है वो बना रही है। उसके अंदर टाटा जो है पूरा कंस्ट्रक्शन देख रही है, टाटा इन्वॉल्व है पूरा इसमें। और ये आप जान करके आश्चर्य करेंगे, ये 41,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कॉस्ट ही 41,000 करोड़ रुपए। आप इससे समझ सकते हैं कि किस लेवल का बन रहा है। आपको एक छोटे सा मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे 75 मीटर का लाइट हाउस मतलब बेसिकली क्या होता था पुराने ज़माने में, आजकल तो लाइट हाउस चलते हैं, पहले पुराने ज़माने में एक लालटेन होती थी और शिप को पोर्ट को मतलब क्लियरेंस देने के लिए, बताने के लिए कि यहाँ पोर्ट है, वो लालटेन थोड़ा कुछ मंजिल ऊपर जलाई जाती थी ताकि शिप को आइडिया हो जाए कि पोर्ट यहाँ पे इस डायरेक्शन में करके। तो इसलिए वो जो है काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में वो बन रहा है पूरा। तो वो 75 मीटर मतलब वर्ल्ड का सबसे जो ऊंचा लाइट हाउस बनेगा और वहाँ पे ऊपर गलियारा होगा जिसमें लोग जाएंगे और पूरे व्यू को, नज़ारे को देखेंगे और ये काफ़ी दूर से भी दिखेगा।
लाइट हाउस भी। तो यहाँ पे जो है एक्चुअली जो समुद्र है, जैसे एयर है तो इसमें वायुसेना का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, ज़मीन है तो थल सेना का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो ऐसे ही समुद्र की जो विरासत है वो नेवी के हाथ में होती है, मतलब नेवी की वो माना जाता है, नेवी का है उसमें आधिपत्य। हालांकि 4,500 साल पहले नेवी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, पर उसका आधिपत्य माना जाता है आज के समय में। तो यहाँ पे जो है इंडियन जो युद्धपोत या नेवी के जो शिप्स हैं या अदर कंट्रीज़ के वॉरशिप्स हैं या प्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो सब यहाँ पे रखे जाएंगे। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के साथ अदर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने भी टाइप करा है इस प्रोजेक्ट में। तो आप इसके प्रोजेक्ट का आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है करके। और यहाँ पे जो है बेसिकली ये प्रोजेक्ट में थीम पार्क, थोड़ा सा गेमिंग जोन्स और आपके एडवेंचर्स, ये सारे जो हैं फरारी या डिज्नी वर्ल्ड से भी कुछ बात हो चल रही है, तो वो शायद उस थीम में यहाँ पे जो है पूरा बनाया जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी रूस, आपका पुर्तगाल और दुबई और यूएई, मतलब सब आपके इन सब कंट्रीज से उन लोगों ने हमसे टाइप कर रखा है, तो उन लोगों के भी वॉरशिप्स यहाँ पे रखे जाएंगे। तो एक ये काफ़ी अच्छा आने वाले समय में बहुत अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस बने करके उभरेगा, जिसमें कि काफ़ी फुटफॉल जो है इंडिया और इंडिया के बाहर आउट ऑफ कंट्री से भी यहाँ पे आएगा, और गवर्नमेंट को काफ़ी जो है वो रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा यहाँ पे। सो आप इसकी जो उपयोगिता आप समझ सकते हैं। थैंक यू, आपसे बहुत कुछ जानने को हमें मिला। ठीक है, थैंक यू कीर्ति जी मैम, और आपसे भी मेरे को बात करके बहुत अच्छा लगा।